Good morning, all of you. Good Good morning, morning, ma'am. गुड ma'am. मॉर्निंग मैम, कैसे Good हैं? morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. कैसे हैं मैम Good आप? morning. कैसे हो मैम? Good morning, ma'am. ठीक गुड हूँ बेटा, मॉर्निंग तुम मैम। सुना दो। Good morning. एक बार सेट कर लूं फोन। मैम आप विंटर हॉलीडे मना रहे थे ना? मैम क्या हो गया था आपको मैम? बहुत दिन से क्लास नहीं हो रहा था मैम। टाइफाइड हो रखा था ना बेटा। अब क्या कैसी हो है गया तबीयत था मैम? अब ठीक हो गई बेटा, ठीक हो गया। मैम? आप भी Good घूम गए morning, थे क्या? ma'am. हाँ, मेरा घर पे ही हुआ था बेटा। अह, तुम्हें पता नहीं, लास्ट क्लास में ही थी, मुझे तभी चक्कर आ गए थे उस दिन। और मैम वैसे भी आपको कुंभ की जरूरत नहीं, आप वैसे ही बहुत अच्छे हैं और कभी भी आपने कोई गलती नहीं किया है। थैंक यू। नहीं भाई, पापा तो पता नहीं हो जाते हैं। मैम हमको लग रहा था आप शादी में गए हुए इतना दिन से मैम। हाँ भाई, बड़ी छाती थी। अरे कितने दिन से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक, दो ही टॉपिक रहते थे ना हमारे। एक तो ग्रेडिंग सिस्टम वाला और एक है आपका सीसी वाला। फिर आपकी आज बुक कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैम आपने लास्ट टू लास्ट मंडे जो क्लास ली थी लास्ट, उसमें क्या करवाया था, एक बार आप बताएंगे मैम? टॉपिक बता देती हूँ। मैं फॉर्मेटिव समेटिव बताए थे आप। आ रही है आप लोगों को आवाज? जी मैम। डिस्कनेक्ट हो गया था सर बीच में। जी मैम, आवाज नहीं आ रही थी कुछ। हाँ देखो बेटे, मैंने करवाया था इवेल्युएशन वाला टॉपिक। इवेल्युएशन क्या होता है, उसके बाद हमारा आया था टेक्निक डिवाइस ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें हमने ओरल एग्जाम, रिटन टेस्ट, इनके बारे में पढ़ा था। ऑब्जर्वेशन कौन सा है यूनिट, कौन सा है ये? लास्ट यूनिट है बेटा। लास्ट यूनिट के ओनली 2 टॉपिक रहते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। ऐसे कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, ओपन एंडेड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन, पोर्टफोलियो, ये वाला करवाया था। और एक था आपका टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। 2 टाइप का होता है आपका, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। और तीसरा बताया इन्होंने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव जो आपकी क्लास के दौरान जो आपके टेस्ट होते हैं वो फॉर्मेटिव में आते हैं। जो आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है, वो आपके समेटिव में आते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक में आता है आपका कि मान लो मैंने टेस्ट लिया है और उसमें कोई कमी है, या फिर कोई एग्जाम लिया, मान लो मैंने सितंबर एग्जाम लिए, उसमें आपकी कमी है, मैम ठीक बालाजी है। में कौन से पेज नंबर पे है ये? बेटा इंग्लिश मीडियम में है, जो आपकी यूनिट स्टार्ट होती है वो है 229 से। और आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश मीडियम पे 242 पे।
ठीक है, तो आज निकाल लीजिए आप 242। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप बता दो, क्योंकि मेरे पास आज हिंदी मीडियम वाली बुक नहीं है। कौन सा टॉपिक मैम? ये बेटा ग्रेडिंग सिस्टम, दो ही टॉपिक रहते हैं आपका। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, और दूसरा आपका ये CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। चलो शुरू करें बेटा ग्रेडिंग सिस्टम। जी मैम। बेटा ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को पहले से ही जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको आप क्लासिफाई कर देते हो। ठीक है, in educational contest grading is essential a method of communicating measurement of student achievement। ठीक है, जो हमारी ग्रेडिंग है वह एक आवश्यक मेथड है किसका? स्टूडेंट की अचीवमेंट को मापने का। ठीक है, तो ग्रेडिंग क्या है? हमारे स्टूडेंट के अचीवमेंट को मापने का एक मेथड है। इट इन्वॉल्व ए सेट ऑफ क्लियर डिफाइंड सिंबल्स। इसमें क्या होता है? ये क्लियर सेट ऑफ सिंबल्स का क्या होता है? एक सेट होता है जो डिफाइंड होते हैं हमें। Grading system call for providing letter grading to the student for their educational achievement। इसमें बच्चे को ग्रेड दी जाती है, ठीक है, स्टूडेंट को उनकी अचीवमेंट के अकॉर्डिंग, और डिक्लेयर देम पास और फेल। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उनको दिखाया जाता है कि वो पास है या फेल है। न्यूमेरिकल मार्क्स एज ए or assigning numerical marks on a 100-point scale. It refer to the old system of percentage marking and accounting of the following reason। भाई देखो ग्रेडिंग क्या होता है? जो हमारी अचीवमेंट्स होती हैं उनको मेजर किया जाता है। आपको देखो जब भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको नंबर नहीं दिए जाते, आपको ग्रेड मिलती है। मान लो छोटे बच्चे होते हैं जो ड्राइंग का पेपर करते हैं तो उनमें उनको ग्रेड मिलती है A+, B+, C, ऐसे ग्रेड मिलती है बच्चों को। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम ही क्या है? आपकी अचीवमेंट को मापने का एक मेथड होता है जिसमें हम क्या है? सिंबल्स के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। सिंबल हो गया जैसे आपका A+, बिल्कुल अच्छे बच्चे के लिए, फिर A, B+, B, C, D, E, ऐसे सिंबल आप यूज करते हो बच्चे के अचीवमेंट को। मैम ये ग्रेडिंग वाला टॉपिक ना बालाजी हिंदी वाले में नहीं दे रखा है, नहीं मिल रहा है मुझे। नहीं मिल रहा है? 284 पेज नंबर निक्की ने ना अपना नाम हिंदी में लिख मैम दिया। ग्रेडिंग वाला मैम ग्रेडिंग मैंने का भी ना नाम ही यही तो नोट है करा मैम, सबसे बालाजी पहले। हिंदी आपने में नाइकी बोला था ना 119। पिछली बार उसने हिंदी में लिख दिया। सही किया। मैम ग्रेडिंग वाला पॉइंट है इसमें, बालाजी में हिंदी में है मैम। हाँ है तो 284 में देखो। हाँ 284 पेज देख लो बेटे। हाँ मिल ठीक है। गया, थैंक यू। बच्चे को उसके एजुकेशनल, बस आपको इसका मीनिंग क्या लिखना है? ग्रेडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको जो पहले से जो डिफाइंड स्टैंडर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। ये बच्चे की अचीवमेंट को मेजर करने का एक मेथड होता है जिसमें हम बच्चे की जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम लेटर से हमको दिखाते हैं। ठीक है, इसमें इसने रीजन दिया है। क्या रीजन था कि हमें परसेंटेज या फिर ये ग्रेडिंग की जरूरत पड़े? इट इज सिंपल टू असाइन ग्रेडिंग देन द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल मार्किंग इन्वॉल्व नो बायसेस एंड सब्जेक्टिविटी। भाई क्या कारण है कि हमें ग्रेडिंग सिस्टम अपनाना पड़ा, नंबर सिस्टम क्यों नहीं अपनाया कुछ सब्जेक्ट्स के लिए? तो ये क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल मार्किंग, इसमें न्यूमेरिकल मार्किंग नहीं करनी पड़ती, जस्ट आपने चेक किया और बच्चे का आपको अच्छा लगा तो आपने उसको A+ दे दिया। Examiner do differ their marking on account of their subjectivity and standard of their marking. Grading reduce the subjectivity and unreliability of the part of the examiner। जो examiner जो हमारे grading system है वो subjectivity को reduce करती है। हाँ जी, subjectivity को reduce करेगी। आप लिखोगे, subjectivity का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को जब लिख रहे और यहाँ पर क्या है, आपकी जो subjectivity है वो कम हो जाती है और unreliability of the part of the examiner का जो है विश्वास है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। ग्रेडिंग सिस्टम हेल्प करता है रिमूविंग द प्रोविजन पास फेल वाला जो प्रोविजन है उसको क्या करता है? ये रिमूव करता है। ठीक है, इसमें आप डिवीजन भी दे सकते हो, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो ABCD के अकॉर्डिंग। यूजुअली डिफरेंट सब्जेक्ट है और डिफरेंट रैंकिंग मार्क, अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनमें अलग अलग
रैंकिंग मार्क्स दिए जाते हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सच स्कोर एज एग्रीगेट और टोटल मार्क्स फॉर पास और फेल के लिए दिखाया जाता है। अनसाउंड ग्रेड आपका ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड गुड अल्टरनेटिव फॉर रिमूविंग दिस डिफेक्ट। देखो भाई, जब आप पेपर चेक करके उसमें मार्क्स देते हो, ठीक है, तो टोटल मार्क्स में आप पास और फेल या डिवीजन लिखते हो आप बच्चे की। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो आपको ये जो भी डेफिसिट आते हैं आपके बीच में, बाधाएं आ रही हैं, इनका अल्टरनेट उसको रिमूव करता है। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या भाई, ए प्लस दे दिया, सब बच्चों का ए प्लस है, तो मतलब सब बच्चे क्या है 80 से है, ठीक है, एक्सीलेंट बच्चे हैं, ए दे दिया। मैम नमस्ते। मैम मैं अभी ज्वाइन की हूँ, कौन से पेज पे है बालाजी वाली बुक में हिंदी मीडियम? 284 पेज बेटे। ओके मैम। अब आपके देखो, ये आ जाते हैं आपके ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड स्केलिंग ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द यूनिफॉर्म बायसेस फॉर द कंपैरिजन। इसमें कंपैरिजन और इवैल्यूएशन आउटकम आते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या करता है, जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, ये इवैल्यूएशन में सबको एक फॉर्म में रखता है, या तो ए दे रहा है या बी दे रहा है सब बच्चों को। जस्ट छोटा सा मीनिंग याद करना है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को हम इसमें क्लासिफाई कर देते हैं और बच्चे के अचीवमेंट्स को मेजर करने का एक ये मेथड होता है। इसमें बच्चे की जो भी अचीवमेंट है उनको हम लेटर्स के जरिए, सिंबल्स के जरिए उसको शो करते हैं। हाँ जी बेटे बोलो। मैम ये जो आप ग्रेडिंग सिस्टम का जो क्वेश्चन बता रहे हो, आप जो पढ़ा रहे हो मैम, ये सैंपल पेपर में है ना? सैंपल बालाजी पेपर, वाला, हाँ, जो ये पेपर मिला हुआ है, ये बुक से पढ़ा रहे हो मैम आप? हाँ हाँ बुक से ही पढ़ा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है मैम, मेरे पास दूसरा है सैंपल पेपर। चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं मैम, ठीक है। नहीं, सब में मिलेगा बेटा, जो मेन टॉपिक है ना आपके, जो सिलेबस में सारे टॉपिक हर एक में मिलेंगे आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम। किसी में ज्यादा एलोकेट करके दे रखा है, किसी में छोटा दे रखा है, बस डिफरेंस यही है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम। ठीक है, अब आप इससे मेथड ऑफ ग्रेडिंग, मेरे को ये बताओ इसका मीनिंग क्लियर हो गया? जी मैम। अब ये क्या रीजन है कि हमने ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया? एक तो न्यूमेरिकल मार्किंग नहीं करनी पड़ती, दूसरा जो सब्जेक्टिविटी है वो कम हो जाती है, बच्चे को कम लिखना पड़ता है, उनको पता है कि ग्रेड मिलनी है हमें। तो तीसरा, जो बच्चे का पास फेल वाला है, डिवीजन वाला है, वो क्राइटेरिया खत्म हो जाता है, बच्चे को ग्रेड दे दी, ए है तो मतलब एक्सीलेंट है बच्चा। ठीक है, ये हमें क्या है, इवेल्युएशन का क्या है, यूनिफॉर्म बायसेस हमें देता है, एक यूनिफॉर्म मेथड देता है। उसमें तो क्या होता है, नंबर देते हैं बच्चों के, क्या है हमारे कोई पास है कोई फेल है ऐसे। और ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, मान लो हमने 10 बच्चों को ए दे दिया, ए प्लस दे दिया, इसका मतलब सारे के सारे 10 बच्चे 80% से ऊपर वाले। ठीक है, अब आ जाए इसके मेथड ऑफ ग्रेडिंग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो बेटा मैं आगे चल रही हूँ। मेथड ऑफ ग्रेड, इसमें क्या है आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मेथड, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मेथड, रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड, रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड, हम इसमें यही दो हैं। ठीक है, आपके दो टाइप के बताए हैं, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मेथड एंड रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मेथड में क्या बता दिया इसने आपको, इसने बताया है आपको एब्सोल्यूट में, इन सच ग्रेडिंग मेथड अ प्री डिटरमाइंड लेवल और स्टैंडर्ड इज फिक्स। इसमें स्टैंडर्ड फिक्स होता है, हमारे जो ग्रेड देने वाले जो लेटर है वो फिक्स होते हैं।
टू वेज में दिखाया गया आपको। एक तो प्री एस्टेब्लिश परसेंटेज स्कोर रिक्वायर्ड गिवन ग्रेड फिक्स गिवन बिलो ए बी सी डी, ये सबकी बुक में दे रखा होगा ना। ए 80% एंड उससे अबव वाले, बी में 70 से 79% वाले आएंगे, यस सी मैम। में सबके में Yes, दे रखा ma'am. है ना। यस मैम। मैम यस मैम मेरे बुक में ओ दिया है, ओ 80% और उससे अधिक, उसके बाद ए दिया हुआ है 70 to ABN 79। DOD है देन। मेरी ओ जो बालाजी हिंदी मीडियम है उसमें भी O A B C D। O में हाँ मतलब है 80% हाँ, से 80%। हाँ ओनली आउटस्टैंडिंग दिया ना इसमें, ओ को इन्होंने आउटस्टैंडिंग मान लिया। या फिर आप इसमें से देख लो, अगर आपको अपने में से इजी लगता है अपने में से कर लो। मैं एक बार कैमरा बैक कर रही हूँ। देखो फोटो क्लिक कर लो इसका। कर लिया? कर जी लिया मैम। मैम। यस दूसरे वाला, मैम। हाँ। दूसरे वाला मैम क्लियर नहीं है फोटो ना थोड़ा, हाँ क्लियर नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं ब्लर है। हो रखा है, पता नहीं ब्लर। ब्लर है। ब्लर ब्लर आ रहा है मैम। अब देखो अब ठीक है। ठीक है मैम, हो गया। अब नीचे करना। ठीक है। इंग्लिश में बेटा पेज नंबर है आपका 243। अब इसमें बताया गया है आपको क्या है, वो फिक्स बता दिया है कि 1% आपके कौन से आएंगे जो आपके 80 या 80% से ऊपर है। 80% या उससे अबव। उसके बाद इसने दे दिया बी में 70% to 79% वाले बच्चे, जैसे इसका 71 या 78 वो सारे बी में आएंगे। सी में क्या बताया आपको कि आपके 60% 69% का, क्योंकि 69% वाला नहीं आ जाता है। डी वाला जिसको डी ग्रेड मिला है वो है आपके 50 to 59% वाले बच्चे, और ई ग्रेड में दे दिया आपका लेस देन 50। ठीक है, यानी कि आपको फिक्स एब्सोल्यूट दे दिया, मोस्ट एब्सोल्यूट आपको फिक्स फिक्स वैल्यू देते हैं आपको कि ए बी सी डी में आपने 5 वैल्यू में ग्रेड दे दिया है। ए में 80% से ऊपर वाले बच्चे, बी में 70 से 79% मैम साउंड क्लियर नहीं आ रहा। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। बेटा क्या बताऊं, नहीं आ रही हो। सी में 60 to 69%, डी में तुम्हारी बुक में है ना, बुक में है यस ना, मैम। यस मैम है। तो मुश्किल तो नहीं है, लिखाओगे ना इसको। हाँ लिख लेंगे। हाँ तो इसमें काम कर दिया। अब ए को दे रखा है इसने सेकंड में ए प्लस ए बी सी डी, जिसमें आप आउटस्टैंडिंग, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, इनएडुकेट, एब्सोल्यूट में। यहाँ पे तो आपने परसेंटेज नंबर लिखे थे, और एक और इसने दिया है कि जो एब्सोल्यूट में या तो इस तरीके से 4 दे रखा होगा, या फिर इस तरीके से ए प्लस वाले को हम आउटस्टैंडिंग लिख देंगे, जो आपका हिंदी में ओ दे रखा है ना आउटस्टैंडिंग। ए वाले लिए एवरेज, अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर, बी में आपका गुड, सी में पुअर, डी में इनएडुकेट, वेरी पुअर। ठीक है, ये बना रखा है इसने।
उसके बाद आपका रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम में बोला इसने, ये मेथड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द कंपैरेटिव और रिलेटिव मार्क पोजीशन रैंक, ये रैंक को दिखाता है बेटा। जो रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड है ये आपकी रैंक को दिखाता है कि ए रैंक में क्लास के टॉप के 5% लेने हैं या टॉप के 7% बच्चे लेने हैं। बी में आगे टॉप से मिडिल के बीच में 24% बच्चे, सी में आगे मिडिल बच्चे एवरेज 38% क्लास के, डी में मिडिल से भी नीचे, और ई में बिल्कुल बिलो लेवल क्लास के बिल्कुल नीचे वाले बच्चे इसमें आते हैं। ठीक है, रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या दिया गया है, आपको रैंक के अकॉर्डिंग दे दिया। जैसे आपका नेट का रिजल्ट आता है वो रैंक के अकॉर्डिंग आता है। टॉप के 7 बच्चों को, मान लो टॉप के 2% बच्चों को उन्होंने जीआरएफ क्लियर करवाना है, टॉप के बीच के आपके 3-4% बच्चों का नेट, और उसके बाद 3-4% बच्चों का क्या आ जाएगा आपका पीएसटी के लिए। ठीक है, ये 3 कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। तो ऐसे वो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ना, वो जो आप बोल रहे हो नेट वाला। हाँ जी, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। तो इसमें यही बताया गया है कि आपको क्लास की परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि टॉप 7% को हम ए में ले रहे हैं, उसे थोड़े नीचे वालों को बी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने, उसे थोड़े और बिलो उनको सी कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे कर लोगे? यस मैम। तो यही होता है आपका क्या, ग्रेडिंग सिस्टम। मैम इसमें एक वो है ना अचीवमेंट टेस्ट भी, वो नहीं है क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, या फिर वो उसमें नहीं है तो नहीं करना? सिलेबस में कहाँ अचीवमेंट टेस्ट आपका है तो नहीं मैम, वैसे है नहीं सिलेबस में, बस यही है ग्रेडिंग और वो सीसी। हाँ जी, तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ना वो कर लो आप देखो। अब मेरे को एकदम हिंदी वाली बुक में और कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है इसके अकॉर्डिंग? नहीं मैम यही है नहीं उसमें। मैम, अब बस इतना ही है। इतना ही है। इंग्लिश मीडियम में कुछ अदर टाइप और दे दी ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम की, जिसमें ट्रेडिशनल लेटर ग्रेड सिस्टम, पास या फेल, चेकलिस्ट, लेटर टू पेरेंट्स या गार्जियन, पोर्टफोलियो, पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस, ये और दे दिया कि ग्रेडिंग सिस्टम में। और रिपोर्टिंग सिस्टम, ये इसने बोला है ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग। ग्रेडिंग में तो खाली ग्रेडिंग था, अब रिपोर्टिंग में बता दिया इसने ट्रेडिशनल लेटर ग्रेड सिस्टम वाला, पुराने जो फॉलो किया जाता था पैटर्न। उसके बाद पास या फेल दिखा देना बच्चे को, चेकलिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री, आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री। आपका देखो चेकलिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव में आ गया, जैसे बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, उसमें एक चेकलिस्ट वाला भी ऑप्शन होता है। उसमें हम बच्चे को बोलते हैं, ए देते हैं तो उसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, बी देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, और सी देते हैं तो अनसेटिस्फैक्ट्री, ये वाला। उसके बाद लेटर टू द पेरेंट्स या गार्जियन, यूजफुल सप्लीमेंट टू ग्रेड, लिमिट वैल्यू ऑफ, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये क्या है भाई, लेटर ऑफ पेरेंट्स, भाई किसी अगर पेरेंट्स के पास लेटर भेजेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आपकी नोट सिस्टमेटिक है और कम्युनिकेट है, नोट सिस्टमेटिक भी नहीं है। पोर्टफोलियो में स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बनाया जाता है, कितने स्टूडेंट वीक हैं और कितने स्टूडेंट आपके इंटेलिजेंट है। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, जो स्कूलों में क्या होती है, पीटीएम वगैरह जो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। ठीक है, उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप पेरेंट्स को या बच्चे का जो भी गार्जियन है उसको बता सकते हो कि आपके ऐसा ऐसा बिहेवियर है, ऐसे ऐसे क्लास में काम कर रहा है, बस ये दे रखा है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं दे रखा। मेन आपका यही है ग्रेडिंग वाला, 4 नंबर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बन रहा है आपका ग्रेडिंग सिस्टम का। ठीक है, कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, फिर इसमें टाइप बता देना और ये टेबल बना के आ जाना, बस इतना ही काफी है आपका। उसके बाद इसमें कोई दिक्कत है बेटा? नो मैम। उसके बाद आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस जो होता है आपका लगातार, ठीक है, जो आपका सतत विकास किसको बोल सकते हैं, कंटिन्यूअसली, जब कंटिन्यूअसली आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, अ टीचर व्हाइल अडॉप्टिंग ए डेफिनेट कैरिकुलम and methodology of teaching work hard for the achievement of desired aim and objective of teaching within a specific time period. He became, इसने बोला है कि एक टीचर अपने कैरिकुलम को और ऐसी मेथोडोलॉजी यूज करता है जिसके अंदर वह एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी उसके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सके। ठीक है, he become eager to know about the result of ongoing teaching learning process for taking some educational and administrative decisions in
द इंटरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट ही बिकेम, क्योंकि क्या उसको टाइम पर इसलिए कंप्लीट करना पड़ता है क्योंकि जो रिजल्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वो सब एजुकेशनल और कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए, वो उससे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन का है, मेन मीनिंग नहीं आया है अभी। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन क्या होता है? गुड मॉर्निंग मैम। इवैल्यूएशन इन्वॉल्व टू टर्म, कॉन्टिन्यूअस एंड इवैल्यूएशन। ये दो टर्म से मिलकर बना आपका कॉन्टिन्यूअस और इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलरिटी, किसी भी चीज को रेगुलर चेक करना। ठीक है, रेगुलरिटी इन असेसमेंट, असेसमेंट में कंटिन्यूटी बनाना। द ग्रोथ ऑफ ए चिल्ड्रन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, भाई बच्चे की ग्रोथ डेली होती है। ठीक है, जब हम उसको डेली असेसमेंट करते हैं, उसका डेली बच्चे को देखते हैं उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो ये क्या बन जाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन बन जाता है। इट मीन्स द इवैल्यूएशन हैज, कोई मुझे बता दो कि मैम ने 30 मिनट कौन सा टॉपिक कराया है? ग्रेडिंग सिस्टम का कराया है बेटा। Evaluation is the process of finding out the extent to which the desired change have taken place in the pupil, in therefore required collection of evidence regarding growth or progress. So the information of the decision making. In this way, information gathering, judgment making and decision making are the three phases of the process of evaluation. ये देखो भाई, जो हमारी continuous है, हमारे continuous and comprehensive evaluation दो टर्म से मिलकर बनी है हमारा continuous and comprehensive evaluation। ठीक है, सबसे पहले इसने बताया कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन और दूसरा ये बताएगा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो सबसे पहले जो कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन है टू टर्म से मिलकर बना है, कॉन्टिन्यूस एंड इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, एक रेगुलरिटी में आप किसी चीज को देखते हो और फिर उसमें ये देखते हो, रेगुलर किसी चीज को देख रहे हो फिर ये पता लगाना कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। रेगुलर आप बच्चे को देख रहे हो, उसका इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो बच्चे के अंदर क्या क्या सुधार आ रहे हैं या कुछ कमियां आ रही हैं, उनको देखना क्या कहलाता है? आपका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, बच्चे का जजमेंट करते हो और उसी के आधार पर डिसीजन मेकिंग करते हो। ये तीन स्टेप बताए हैं इसने प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन के। कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन में आप जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है स्कूल के अंदर उसको रेगुलर तौर पे देखते हो, डेली, चाहे उसका आप टेस्ट लेके देख रहे हो, आप किसी भी तरीके से देख रहे हो, फुली इंटरनल विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ये क्या होता है जो कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, ये क्या होता है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लेती, ये क्या होता है स्कूल का इंटरनल होता है। ठीक है, टीचर खुद देखता है कि उसके बच्चे में क्या चेंज आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, फिर बच्चा क्या है, बच्चे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज करता है, बच्चे की क्या परफॉर्मेंस रही है। क्लास में टीचर एक्टिविटी भी कराता है, क्लास में टीचर टेस्ट भी लेता है, तो उसमें देखता है बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है और उस परफॉर्मेंस के आधार पर वह उसका क्या कर रहा है, डेली कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कर रहा है। ठीक है, आगे दिया गया है इसमें ऑल टाइप ऑफ अचीवमेंट। इसमें स्टूडेंट की आपकी स्कॉलेस्टिक एंड नॉन स्कॉलेस्टिक दोनों का इवैल्यूएशन किया जाएगा। स्कॉलेस्टिक होती है जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, यानी कि आपके कैरिकुलम से रिलेटेड चीजें, और नॉन स्कॉलेस्टिक का मतलब है आपका कि जो आप खेल कूद से संबंधित जो चीजें करते हैं एक्टिविटी, उन दोनों का इवैल्यूएशन यहाँ पर हो रहा है। अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ लर्नर एक्विजिशन 4 स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, हम 4 चीजें सीखते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर टेकन केयर ऑफ द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम 4 चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है कि आपकी इवैल्यूएशन की लैंग्वेज स्किल कौन कौन से, तो लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। ठीक है, ये 4 स्किल होती हैं। आपका क्या क्या देख रही हूँ मैं, लिसनिंग कि आप ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे क्लास में। दूसरा स्पीकिंग, आप क्लास में कैसे बात कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, मैंने किसी टॉपिक को दे दिया तो उसको आप किस तरीके से बोल रहे हो। एक होता है आपका रीडिंग कि आप किस वे में पढ़ रहे हो, पहले कैसा पढ़ते थे और अब कैसा पढ़ रहे हो, मैं डेली ये बात ऑब्जर्व कर रही हूँ आपकी। आगे आपका राइटिंग की इवैल्यूएशन के जरिए ये सारी 4 चीजें देखी जाती है, बच्चे ने कितना सीखा, कितना बोलना सीखा, कितना पढ़ना सीखा और कितना लिखना सीखा। ठीक है, द होल रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट इन मेंटेन प्रॉपर्ली इन द कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड रजिस्टर। बच्चे का एक प्रॉपर
क्या किया जाता है भाई, प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, उसका रिकॉर्ड एक रजिस्टर के अंदर, और उसी परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चे को क्या है जज किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवेल्युएशन होता है भाई हमारा, ठीक है। इंटरनल पार्ट का टोटल टीचिंग, ये हमारी टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है, जिसमें बच्चे से क्या है हम टेस्ट के थ्रू या कुछ और एक्टिविटीज के थ्रू उनके अलग अलग स्कॉलेस्ट और पोस्ट स्कॉलेस्ट एरियाज के बारे में उसके डेवलपमेंट का पता लगाते हैं। जो करंट सिस्टम है गिविंग डिवीजन ऑफ करंट का जो सिस्टम है वह एग्जामिनेशन और इनटू क्लासेस दो तरीके से बटा हुआ है। एक तो एग्जामिनेशन के थ्रू उनका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन करना, या फिर क्लास के अंदर टेस्ट यूनिट वाइज टेस्ट लेकर। The objective of teaching English are framed in the light of the overall environment of the child, which includes social, political, national, cultural and economic aspect of the भाई बोर कर दिए, सीधे से मीनिंग पे आ जाओ अपने। क्या समझ में आया भाई, बार बार एक ही बात घुमा रहा है। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन दो टर्म से मिलकर बना है, कॉन्टिन्यूअस और इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जब मैं क्लास ले रही हूँ डेली, क्लास ले रही हूँ तो मैं तुम्हें देखती हूँ, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। चार चीजें होती है हमारे क्लास में, लिसनिंग, बच्चे सुन रहे हैं मुझे, अगर मुझे लगता है मेरा टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो सारे बच्चे मुझे ध्यान से सुनेंगे। दूसरा, सुनेंगे तो वो बोलेंगे भी, क्या बोलेंगे भी, बीच में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं मेरे से, या फिर मैं उनको कुछ बोल सकती हूँ, ठीक है, स्पीकिंग। तीसरा क्या करेंगे, रीडिंग, बच्चे को रीड आउट करने के लिए बोल सकती हूँ, या फिर राइटिंग के लिए बोल सकती हूँ। तो ये सारी चीजें ये बताया गया है इसमें, राइटिंग आर टेकन केयर ऑफ द। चार चीजें हम इसके अंदर देख रहे हैं कि बच्चे की क्या ग्रोथ हो रही है, क्या ग्रोथ नहीं हो रही है। आपके कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन में आपके क्लास टेस्ट और आपका जो पेपर है उसको भी सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने प्यूपल के अंदर चेंज देखना, अपने स्टूडेंट के अंदर चेंज देखना कि उसने कितना अचीव किया है, और बच्चे का ये सारा डाटा एक रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। ये हमारा इंटरनल होता है, कोई एक्सटर्नल पेपर नहीं होता है, इसमें क्लास के अंदर ही होता है ये हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। उसके बाद इसमें बोला गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। Testing the most used and most abused business in modern education, it may not be a comprehensive program in our school. Yes, it is a carry some sense in the certain school to be various tools of evaluation. Board of Indian Education Commission evaluation should concern itself with the pupil physical achievement and achievement in the various type of skill. ये हिंदी मीडियम में भी अलग अलग करके दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस का अलग और कॉम्प्रिहेंसिव का अलग। यस मैम, पहले कॉम्प्रिहेंसिव दे रखा है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। हाँ तो जो तुम एक बार ना ये कॉम्प्रिहेंसिव का पढ़ गई, पढ़ती हूँ मैम। कॉन्टिन्यूअस का समझ में आ गया ना, लगातार आप जो देखते हो। यस मैम। पढ़ने जाओगे। यस मैम। व्यापक मूल्यांकन मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन विद्यार्थी की विद्वत्ता एवं गैर विद्वत्ता पक्षों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति को जानने के लिए प्रयोग की गई प्रक्रिया को व्यापक या फिर विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया कहा जाता है। साधारणतः जो एक मिनट को इतना क्लियर कर दूं, इसने बोला था जो आपका यूज किया था ना इसने यहाँ पर, जो स्कॉलेस्ट और पोस्ट स्कॉलेस्ट दोनों चीजों को लिया गया, आपका एकेडमिक्स को भी, आपकी कैरेक्टर और जो आपकी अदर एक्टिविटीज है खेल कूद से रिलेटेड, दोनों चीजों को एक्सट्रीम है यानी कि व्यापक स्तर पर लिया जाता है, यानी कि सिर्फ क्लासरूम का नहीं और भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करके इसका दायरा बढ़ गया है। पढ़ो बेटा। साधारणतः यह देखा जाता है कि विद्वत्ता संबंधी तत्व जैसे विषय के तथ्य, संप्रत्यों, सिद्धांतों आदि के ज्ञान एवं सूझबूझ तथा चिंतन कौशल का ही मूल्यांकन किया जाता है, और जो गैर विद्वत्ता होती है उससे संबंधित तत्व को या तो मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है या उन पर पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है। देखो बेटा, यहाँ पर विद्वत्ता का मतलब बोला गया यहाँ पर स्कॉलेस्टिक एरिया जो आपकी पढ़ाई से या सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और गैर विद्वत्ता का मतलब बोला है नॉन स्कॉलेस्टिक एरियाज। ये तो देखा गया है भाई, बहुत सारी चीजों पे स्कॉलेस्टिक एरियाज के ऊपर तो बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है, लेकिन नॉन स्कॉलेस्टिक एरिया के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उसके ऊपर पैसा भी कम खर्च किया जाता है, वो हमारी खेल कूद से रिलेटेड एक्टिविटी। अब देखो आप देखते हो कई स्कूलों में तो खेल कूद बिल्कुल करवाते ही नहीं है, गेम वगैरह करवाते ही नहीं है, कुछ स्कूलों में बहुत अच्छे करवाते हैं, ठीक है। पढ़ो बेटा आगे।
अतः बालक की व्यक्तित्व के समरूप विकास का उद्देश्य अपूर्ण रह जाता है। मूल्यांकन को व्यापक बनाने के लिए इसमें विद्वत्ता तथा गैर विद्वत्ता संबंधी सभी तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तथा इसके संशोधित रूप जो 1992 में यह इंगित किया गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में विद्वत्ता और गैर विद्वत्ता क्षेत्रों के सभी अधिगम अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए। और फिर मैम ये टेबल दी हुई है। अच्छा, टेबल इसमें ये नहीं है। अच्छा, इसमें यह है व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्न प्रकार की विविध तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये है मैम डोमेन दिया हुआ है, मतलब 3। एक बार वो करूँ क्या बोलते हैं हाँ वीडियो? हाँ, एक बार के ऊपर कर ले। एक कौन सी मिनट टेबल? एक मिनट लाइट दिक्कत कर रही है हमारी तो आज। एक सेकेंड, बैक कैमरा कैसे होता है? अरे भाई बैक कैमरा कहाँ से होता है? ये साइड में है बेटा, जैसे ये ऐसे दे रखा है, एक बार तो ऐसे घुमाना, एक बार ऐसे, इससे हो जाएगा। एक मिनट मैम, बिल्कुल कोने में दे रखा है, राइट हैंड साइड। वीडियो ही बड़ी नहीं हो रही मेरी तो। जहाँ पे स्पीकर का भी निशान है आपका। ठीक है मैम। हाँ, ओके, ये मैम स्पीकर दी हुई है। क्लियर है वीडियो? नहीं, क्लियर नहीं है बेटा, ब्लर दिख रहा है। ब्लर है। अब एक मिनट ऐसे करती हूँ ना। दिख रही है बेटा सबको? देखना एक मिनट मैम। हाँ मैम, मैम क्लियर है। बालाजी वाली बुक में है, हमारी हिंदी मीडियम में है टेबल वो पूरा। हाँ, इंग्लिश वाले में नहीं है ना, इंग्लिश वाले देख लो। ये मैम दिया हुआ है, डोमेन है, एरियाज है और इवैल्यूएशन टेक्निक है। पीछे भी है, ठीक है। पीछे भी ये मतलब इस तरह से काफी। अब देखो, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया व्यापक, जिसका एरिया क्या होता है, ब्रॉड होता है। तो इसमें आपका स्कॉलेस्ट और पोस्ट स्कॉलेस्ट दोनों चीजों का एरिया क्या होता है, ब्रॉड होता है। और इसमें प्यूपल्स का क्या बताया गया है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कि कितने अच्छे तरीके से वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। और इंग्लिश मीडियम में दे रखा है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे कॉम्प्रिहेंसिव एलिमेंट्स में। एक तो स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट, बच्चे ने पढ़ाई में क्या क्या अचीवमेंट की है। स्पेशल एबिलिटी क्या है, देखो भाई हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल चीज होती है। कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई आपका स्पीच देने में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है। तो एक स्पेशल एबिलिटीज का भी बच्चे के अंदर हमें पता लगाना है। तीसरी बात कही इसने, पर्सनल इंटरेस्ट एंड प्लान information or the personal interest, like and dislike of the personal plan of pupil help in the process of the evaluation। फिर टीचर का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, बच्चे के क्या लाइक डिसलाइक है, इन सब को क्या है, टीचर का एक जो प्लान है बच्चे के लाइक डिसलाइक, ये उसके इवेलुएट करने में उसकी हेल्प कर सकता है। कि पर्सनल प्लान होना चाहिए और एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। टीचर का इंटरेस्ट होगा तो उसके लिए, उसके बाद ही टीचर क्या कोई प्लान क्रिएट करेगा और उसके अकॉर्डिंग में अपने बच्चे के लाइक और डिसलाइक के बारे में पता करेगा और रिपोर्ट रखेगा बच्चे के इन्वेंटरीज का, प्रीवियस क्या क्या अचीवमेंट रही है, अब क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। No evaluation program would be complete without an appraisal of pupil health and physical status के बारे में। Emotional and social adjustment का, यानी कि ये खाली आपका comprehensive का मतलब था ना broad, विस्तृत। तो खाली एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा, ये आपकी कई सारी चीजों पर कंसंट्रेट कर रहा है। इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, कि बच्चा कितना क्या कर सकता है, इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें आपका लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन पीपल के बारे में आप लेते हो। रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर, साइकोमेट्रिक टेक्निक एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट अप्रेजिंग इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ ए पीपल। एटीट्यूड, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, उसमें तो सिर्फ लगातार इवैल्यूएशन कर रहे थे। अब इसमें हम बच्चे के स्कॉलेस्ट और पोस्ट स्कॉलेस्ट दोनों चीजों का एक ब्रॉड सेंस में मीनिंग देख रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है, इसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। बच्चे के क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, ये भी देख रहे हैं। बच्चे की हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं। इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट को भी देख रहे हैं। एटीट्यूड, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है क्लास में, करेक्टर कैसा है बच्चे का, पर्सनैलिटी कैसी है, इन चीजों की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये क्या था आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके बाद है क्या इसमें
कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दोनों को मिक्स कर दिया है, ठीक है, इसको आप पढ़ लें। उसके बाद आती है आपकी एडवांटेजेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। मैम ये जो है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, इसका डेफिनेशन इस तरह दे सकते हैं कि जब बच्चे का फिजिकली, मेंटली और सोशल इवैल्यूएशन मतलब कंटिन्यूअस हो तो उसको कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन कहते हैं, क्योंकि मेन तो टॉपिक वही है ना मैम। हाँ, मेन टॉपिक वही है। हाँ, तो ऐसे ऐसे इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हो बेटा। ओके मैम। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन दोनों को जोड़ दिया, बच्चे का लगातार और विस्तृत व्यापक तरीके से उसका इवैल्यूएशन करना, उसमें उसके बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड चीजों के साथ साथ उसकी लगातार में तो पढ़ाई की आगे स्कॉलर्स और पोस्ट स्कॉलर्स सारी चीजों को इवैल्यूएट करना है, देखना है बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, पढ़ाई की उसमें कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है। इन सभी चीजों के ऊपर जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये रखिए इसके एडवांटेजेस, क्या क्या लाभ होते हैं सीसीई के, क्या क्या लाभ है। एक तो रिमूव वीकनेस एंड डेफिशिएंसीज, जो भी वीकनेस है, डेफिशिएंसीज उनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जरिए जब टीचर बार बार आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहा है क्या कमी है, तो वो उनको साथ साथ रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लाभ होएगा भाई, अगर मैं लगातार तुम्हारे टेस्ट ले रही हूँ, इवेल्युएट कर रही हूँ, तो जो तुम्हारी वीकनेस है वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। मैं जब बार बार तुमसे पूछूंगी बेटा क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है, तो भाई बच्चे बताएंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, या मैं भी देख रही हूँ मेरे बच्चे को ये नहीं आ पा रहा, तो मैं दोबारा करवाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, हमारी वीकनेस को रिमूव करना, जहां जहां पर हमारे वीक पॉइंट है उनको खत्म करना। दूसरा, इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचर और चिल्ड्रन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, ये उसको और बेहतर तरीके से बनाता है। तीसरी बात क्या लाभ है, फीडबैक टू चिल्ड्रन एंड टीचर, चिल्ड्रन को भी फीडबैक मिल जाता है और टीचर को भी फीडबैक मिल जाता है। बच्चे ने क्वेश्चन किया, टीचर ने आंसर दिया, बच्चे को फीडबैक मिल गया, बच्चों से टीचर को मिल गया फीडबैक, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइब्रेरी हैबिट डेवलप करता है, लाइब्रेरी की हैबिट को, सेल्फ स्टडी हैबिट को डेवलप करता है, कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, रेमेडियल टीचिंग में हेल्प करता है, मोटिवेशन स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, रिस्पेक्ट फॉर टीचर, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। मान लो एक बच्चा, अगर हम डेली टोकेंगे तो बच्चा अपने आप ही टीचर्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। डेली टोक रहे, भाई तूने नमस्ते नहीं की आज, घर वाले बोल देते हैं छोटे बच्चों को, भाई कोई भी बाहर का बच्चा कोई भी बड़ा आता है आप उनको पैर छू के नमस्ते करोगे, तो बच्चे क्या करेंगे, एक दो बार अगर आप उसको टोकेंगे तो बच्चे को उस चीज की हैबिट हो जाए, ठीक है। फिर जैसे कोई आएगा घर में बाहर से कोई भी बुजुर्ग, तो उस बच्चा क्या करेगा, पैर छू के प्रणाम करेगा, ठीक है। तो रिस्पेक्ट फॉर टीचर। उसके बाद है इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम विल बी eradicated. The comprehensive evaluation will help to eradicate the problem of the indiscipline. Indiscipline की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाती है। अभी ये टोका-टाकी वाली बात आई ना, तो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम को भी ये सोल्व करता है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट और ग्रोथ को देखता है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, खाली एकेडमिक्स को नहीं, सारी की सारी डेवलपमेंट के उसको देखना चाहता है। रेगुलर एंड पंक्चुअल, भाई रेगुलरिटी में चलता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब हम रेगुलर कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को भी क्या कर रहा है, ये बिल्डअप कर रहा है। नॉलेज ऑफ अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट्स की नॉलेज भी टीचर को रहती है। रेनफोर्समेंट करता है, रेनफोर्समेंट का मतलब ये हो गया कि बच्चे ने एक बार काम नहीं किया तो हम उसको दोबारा से सिखाते हैं, किसी बच्चे ने अच्छा काम किया तो हम उसकी पीठ थपथपाते, उसके लिए हमने क्या क्लैपिंग करवा दी, तो बच्चे को क्या मोटिवेशन, उसको एक रेनफोर्समेंट मिलता है। आगे अपडेट द जजमेंट ऑफ प्रोग्रेस, जो हमारी प्रोग्रेस है उसको डे टू डे अपडेट करता रहता है। आज बच्चे को इतना है, आज टेस्ट में इतने नंबर आए, आज टेस्ट में इतने नंबर आए। आगे है
अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि डेली हमें पता है मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि टेस्ट में मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उन कमियों को अभी दूर करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। एडवांस प्रिपरेशन ऑफ लेसन की एडवांस प्रिपरेशन करा देता है, क्योंकि बच्चे के अंदर हैबिट डाल रहा है ये किसकी, सेल्फ स्टडी की। जब सेल्फ स्टडी की हैबिट डालेगा तो बच्चा टीचर का वेट नहीं करेगा, खुद ही पढ़ के आ जाए, तो एडवांस प्रिपरेशन। उसके बाद स्कॉलर्स एंड नॉन स्कॉलर्स एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट को लेता है सीसी, आपके स्कॉलर्स को भी यानी कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को भी लेता है और आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज को भी शामिल करता है। ग्रेडिंग द स्टूडेंट, और स्टूडेंट को क्या करता है, ग्रेडिंग देता है, ए बी सी की, बच्चा जिस तरीके का है उसी के अकॉर्डिंग उसमें ग्रेडिंग देता है। तो मुझे बताओ एडवांटेजेस में किसी को यानी कि सीसी के क्या लाभ है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में? नो मैम। बिल्कुल इजी से पॉइंट्स से थे, मेरे को तो लग रहा है जैसे सारे पॉइंट हमने पहले पढ़ रखे हैं। ये मैम है सब मैम में। एक बार अगर डेफिनेशन क्लियर हो तो अपने मन से भी पॉइंट लिख के कर सकते हैं, नहीं सारे हाँ, इस बुक में तो देखो, यही समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन। हाँ मैम, इस बुक से तो यही मैम इस बुक को पढ़ने से तो मैम इस बुक को पढ़ने से तो यही समझ में आता है कि अगर डेफिनेशन क्लियर हो तो सारा कुछ हम कर सकते हैं, बस डेफिनेशन क्लियर कर ले सबका। अरे इवैल्यूएशन के पॉइंट ही तो डालने इसके अंदर, मेन पॉइंट आपका इवैल्यूएशन का ही है, फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन, उसी के पॉइंट इसमें डाल रखे हैं सीसी में बस। अब लिमिटेशन में देखो भाई क्या क्या है लिमिटेशन। फेवरेटिज्म एज आपका बायसनेस, कुछ टीचर क्या होता है आपका, फिर इसमें ये हो जाता है कुछ टीचर फेवरेट हो जाते हैं भाई, ठीक है, फेवरेट हो जाते हैं तो सीसी सिस्टम वीक विद रॉन्ग जजमेंट, तो स्टूडेंट के साथ फिर रॉन्ग जजमेंट आ जाता है। कई बार हो जाते हैं ना क्लास में हमारे फेवरेट स्टूडेंट, फिर तो टीचर को ये लगता है ये बच्चा तो कभी नंबर कटवाएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा है क्राउडेड क्लासरूम, ये जहां जहां पर ज्यादा बड़ी क्लासेस है वहां पर ये सुटेबल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। इनसिक्योरिटी फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट को इनसिक्योरिटी बनी रहती है, ठीक है, कि टीचर अभी एग्जाम लेगा, पता नहीं हमारा क्या रहेगा, कितने नंबर आएंगे, बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी हो जाती है। तीसरा टाइम कंज्यूमिंग है, भाई कोई भी काम है करेंगे तो भाई टाइम तो लगेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप यूनिट टेस्ट ले रहे हो, वीकली टेस्ट ले रहे हो, तो जिस दिन टेस्ट लोगे उस दिन आगे तो सिलेबस होएगा नहीं, तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें और ज्यादा टाइम लग जाता है। आगे लैक ऑफ डिवोटेड टीचर, सीसी कैन बी पॉसिबल ओनली विद द ट्रू एंड डिवोटेड टीचर, इसमें क्या है, लैक ऑफ डिवोटेड टीचर, उन टीचरों की कमी है जो अपने प्रोफेशन के प्रति बिल्कुल समर्पित हैं, ठीक है, ऐसे टीचरों की कमी है, ठीक है। ये सीसी वहीं पर पॉसिबल है जहां पर एक टीचर को ये लग रहा है कि मुझे अपने बच्चों को ऊपर उठाना है। अनअवेयर ऑफ स्टूडेंट बैकग्राउंड, स्टूडेंट के बैकग्राउंड से क्या है टीचर अवेयर नहीं है, ठीक है। विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, नॉट पॉसिबल, सीसी तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि बच्चे के बैकग्राउंड का नहीं पता होगा। उसके बाद लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड पीपल, टीचर एंड पीपल का बीच इंटरेक्शन कम होता है, इसमें है ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी इंटरेक्शन, इसमें हेल्दी और हैप्पी इंटरेक्शन नहीं होता टीचर और पीपल का, ठीक है। जहां पर ये हेल्दी और हैप्पीनेस वाला इंटरेक्शन नहीं होगा वहां पर सीसी अच्छे से नॉट इफेक्टिव, अच्छे से काम नहीं करेगा। गिव राइज टू preparing, since the grades and marks are allotted and given by the teacher for internal examination, thus it give rise to anti-social act like bribery, and student who give hug amount of money get very good grade and student with highly intelligence may be loser। हाँ ये बात जरूर होती है, give rise to bribery यानी कि जो भ्रष्टाचार है ना उसको बढ़ावा दे रहा है। कैसे बढ़ावा दे रहा है, कई बच्चे प्रैक्टिकल्स में नंबर लगवाने के लिए पैसे देते हैं, तो पैसे देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा भाई, आपका जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो यहाँ पर लॉस में आ गए, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है इनका लिमिटेशन, लिमिटेशन में किसी को कोई दिक्कत है? मैम अब आगे देखो स्कोप या एरिया, सीसी का क्षेत्र देखना हमें क्या क्या है, इसमें स्कोप में दिया गया है तो नॉलेज
एक तो एरिया क्या डिटरमाइन करना है कि बच्चे के अंदर नॉलेज है या नहीं है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, बच्चा समझ पाया है या नहीं समझ पाया है, एप्लीकेशन, जो मैंने सिखाया है बच्चा उसको उपयोग कर रहा है नहीं कर रहा है, स्किल, बच्चे के अंदर लर्निंग स्किल डेवलप हुई है या नहीं हुई है, ये वाला एरिया देखना है। एटीट्यूड एंड वैल्यू, बच्चे के अंदर जो मैं सिखाना चाहती थी वो वैल्यूज क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट, बच्चे जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको बार बार रिपीट ना करें। फिजिकली हेल्थ, ठीक है, इवेल्युएशन हेल्थ डिफरेंट स्टूडेंट की एबिलिटी और कैपेबिलिटी के साथ साथ उसकी गुड हेल्थ भी हेल्प करती है अपने अचीवमेंट्स को या अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। प्रोफिशिएंसी इन को करिकुलम एक्टिविटीज, को करिकुलम सच एज गेम्स, स्पोर्ट्स, स्काउटिंग, गाइडिंग, फर्स्ट एड, रेड क्रॉस, ये सारी चीजें इनमें भी क्या होता है, सीसीई लागू होता है। इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट भी, जिसमें किसी बच्चे का साइंस में हो सकता है, किसी का कल्चरल एक्टिविटी में हो सकता है, किसी का लिटरेसी में हो सकता है, किसी का आर्टिस्टिक में हो सकता है। पर्सनल एंड सोशल क्वालिटी सच द पंक्चुअलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ सोशल सर्विस, रेगुलरिटी, ये सारी चीजें सीसी के एरिया के अंदर आती है। एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी इसी के अंदर देखा जाता है। तो मैनी साइंस प्रोग्राम रिक्वायर्ड स्टूडेंट परस्यू ए बैचलर डिग्री टू फिनिश द प्रोग्राम बाय टेकिंग एन ओरल एग्जाम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल एंड रिटन। इसमें क्या ओरल और रिटन दोनों तरीके से हम सीसीई कर सकते हैं। क्लास में मैं ओरली टेस्ट लेकर भी पूछ सकती हूँ, अपने बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकती हूँ, रिटन टेस्ट लेकर भी। ठीक है, तो ये इसके एरियाज के क्या क्या पता लगाता है, तो बच्चे को कितनी नॉलेज हुए हैं, अंडरस्टैंड कर पाया नहीं कर पाया, एप्लीकेबल कर पाया नहीं कर पाया, क्या क्या स्किल्स है, बच्चे का एटीट्यूड और वैल्यू सीख पाया नहीं सीख पाया, बच्चा कम से कम मिस्टेक करे, फिजिकली हेल्थ भी उसकी हेल्प करती है अपने गोल को अचीव करने में। को करिकुलम एक्टिविटीज को भी इसने क्या है, प्रेफरेंस दी है, प्रोफिशिएंसी दी है। इंटरेस्ट, बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट है, उसके बारे में पता लगता है। पर्सनल और सोशल क्वालिटीज क्या क्या बच्चे के अंदर, ये सीखने को भी पता लगता है। ठीक है, मुझे बताओ समझ में आया? जी मैम। ठीक है, यस तो मैम। आज आपकी बुक हो गई है कंप्लीट, और बिल्कुल पहले वाले से ये बिल्कुल इजी थी। और कल से मैं शुरू होंगी तुम्हारी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाली बुक। देखो अब एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है, कौन कौन से टॉपिक आपको आते हैं या कौन कौन से नहीं आते हैं। अब देखो कोर्स में आपकी 4 यूनिट थी, सबको पता है, चारों आज खत्म हो गई है। फर्स्ट यूनिट थी टीचिंग के बारे में, टीचिंग क्या होती है, क्या कंसेप्ट है, नेचर, इम्पोर्टेंस क्यों है टीचिंग, सबको पता है ना टीचिंग क्या होती है। जी मैम, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है तो उसको टीचिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी इसकी नेचर क्या क्या इंपोर्टेंस है वो पढ़ लेना। फेज ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव पढ़ा था, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। आगे आपका टीचिंग, टीचिंग में आपने पढ़ा था डिफरेंस इंस्ट्रक्शन में, ट्रेनिंग में और इंडोक्ट्रिनेशन में। तीनों का मीनिंग बता दो मुझे, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है और इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है। मैडम इंस्ट्रक्शन वो इसमें ना टीचर का टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें टीचर बस इंस्ट्रक्शन देता है, बच्चे का ध्यान नहीं देखता है कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। और दूसरा काम को कैसे करना है। हाँ, और तो क्या बोला मैंने, आपने बोला फिर ये इंट्रो प्रतिपादन, इसमें ये होता है कि बच्चे को मतलब यही समझा दिया जाता है कि कुछ मतलब विचार या तथ्य यही होता है, जैसे मतलब तुमको यही मानना है, उसको बोला जाता है प्रतिपादन या जो इंट्रो। ये ट्रेनिंग में होता है बच्चे का जो बच्चे का जो भी वो कौशल है उस मतलब उसमें उसको उसका अभ्यास करवाना, ये होता है मैम। ठीक है, राम एक बार इंडोक्ट्रिनेशन की डेफिनेशन बता दो बेटा। यस मैम, जस्ट मैम इंडोक्ट्रिनेशन का परफेक्ट एग्जांपल है ब्रेन वॉश। मतलब जैसे टेररिस्ट वगैरह होते हैं ना, तो उनके जो भी कंट्रोलर होते हैं ना, वो अपनी जो उनकी वो है ना, जो टेररिस्ट की मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे उनके अकॉर्डिंग जो है वो उसको सही साबित कर देते हैं कि हाँ फिर बच्चे उसका उस टेररिस्ट का वही गोल बन जाता है कि हाँ मेरे लिए यही सब कुछ है। पर एक्चुअल में वो चीज सही ना हो, नहीं भी हो सकती, लेकिन वो उनको वो कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि हाँ फिर वो सोचते हैं कि यही सही है मेरे लिए बस। तो काइंड ऑफ ये उसके बाद हमने पढ़ा था जैसे
जैसे मैम किसी धर्म के प्रति भी ब्रेन मैम वॉश एक कर बार दिया ये जाता है, जैसे वो टॉपिक केरला मूवी हेलो में मैम आया था, वो भी एग्जाम्पल हो सकता है इसमें। शिखा की बात कंप्लीट होने दो फिर बोलना। मैम मैंने बोला कि धर्म जो किसी के धर्म के प्रति भी ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसे केरला मूवी में दिखाया हाँ गया था। ये बिल्कुल सही बोला। हाँ सही एग्जाम्पल है, टेररिस्ट वाला भी सही और धर्म के प्रति भी कट्टरपंथी पैदा करना, वो भी आपका इंडोक्ट्रिनेशन का ही एग्जाम्पल है। अब बोलो बेटा, आप क्या बोल रहे थे? मैम ये जो टॉपिक अभी आपने बताया एक बार दोबारा बताओगे मुझे, जो अभी आपने पूछा है सेकंड वाला? कौन सा? ट्रेनिंग ब्रेन वॉश वाला मैम। अच्छा ब्रेन वॉश वाला इससे पहले आप इंडोक्ट्रिनेशन वाला। हाँ जी। इसमें बेटा आपको ये बताया गया है, इसमें हम नहीं मैम, बच्चे सिर्फ मेरे को क्वेश्चन पूछना है। क्या? क्वेश्चन पूछना है बस मेरे को। हाँ पूछो पूछो। सिर्फ ये जो क्वेश्चन बोला ना, बस वो ही मेरे को लिखना है। अच्छा अच्छा, इसमें क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, तीनों में डिफरेंस बताना है और ये पेपर में आ सकता है। हाँ जी हाँ जी। तीनों में डिफरेंस बताना है। मैम ये डिफरेंस 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ बना सकते हैं भाई, सब क्या आप ये लगा दो ना, पॉइंट लिखने इसमें इंस्ट्रक्शन के, ट्रेनिंग के और इंडोक्ट्रिनेशन के, बन जाएगा तुम्हारे लिए। या फिर हो सकता है 8 नंबर भी करके दे देंगे। है ना, कोई भी 2 दे के 8 नंबर में पूछ लिया। हाँ हाँ 8 मार्क्स में भी कर सकते हैं, कि जैसे एक आपका फेज ऑफ टीचिंग पूछ लिया, एक डिफरेंस वाला पूछ लिया। उसके बाद हमने किया था लेवल ऑफ टीचिंग, ये भी बिल्कुल इजी है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी में आप रोट लर्निंग करते थे बचपन में, है ना, रट्टे मारते थे। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अब आप समझ के करते हो काम, अब आपको याद हो, रट्टे मारना बंद हो गया अब आपका। रिफ्लेक्टिव लेवल में आप सोच रहे हो, जैसे आप पीएचडी वाले बच्चे सोच समझ के अपने थीसिस लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ टीचिंग में फॉर्मल थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी। कौन कौन सी थी ये मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। क्या पढ़ाया था मैंने इसमें, क्या पढ़ाया था भाई फॉर्मल थ्योरी में, डिस्क्रिप्टिव में और नॉर्मेटिव में? मैम फॉर्मल में फॉर्मल में जैसे मैडम म्यूटिक आपने थ्योरी बताया था, थी एक। म्यूटिक बताया था, फिर कम्युनिकेशन थ्योरी बताया था, फिर मॉडलिंग थ्योरी बताया था, फिर विजुअल इंक्वायरी थ्योरी बताया था। अच्छा आ गया, वो समझ में आ गया थी, आत्मा का म्यूट तो ज्ञान पहले हाँ से ही होता है। हाँ आत्मा वाला, और कम्युनिकेशन में टीचर और स्टूडेंट के बीच इंस्ट्रक्शन, और ये मॉडलिंग में स्टूडेंट और टीचर मतलब पूछताछ जो होता है वो बताया था। यही। चलो मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है भाई, मतलब पढ़ा है तुमने सब कुछ साथ साथ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ तुमसे ये हाँ मैम, कि तुमने ऐसे हम लोग मैथ्स और पढ़ाया है। मैम आप पूछोगे तो फिर हम लोग और भी पढ़ेंगे ना कि मैम पूछती। मैम ये जो क्वेश्चन है ना सिद्धांत वाला, यही थ्योरीज ऑफ टीचिंग, इसमें ये मैम आप उस टाइम मैंने क्लास नहीं ली थी और ये वीडियो उस पे भी नहीं है, मतलब आपकी क्लास की वीडियो यूट्यूब पे डाली ही नहीं हुई है इन लोगों ने, और ये 31 जनवरी के बाद की तो एक भी वीडियो नहीं डाली हुई है। हाँ मैम, मैंने भी ये सब नहीं करा है और वीडियोस भी नहीं है। यस मैम, वीडियो चाहिए थी। 31 जनवरी के बाद मैम तो ये था कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी कम हुई है, मैं कोई बीमार थी ना। रिकॉर्डेड तो नहीं है, मैं भी देख रही थी, बहुत ही कम है रिकॉर्डेड सेशंस। मतलब 1-2 क्वेश्चन रहते हैं मेरे इस बुक में, बाकी तो आपके साथ ही चल रही हूँ। मैम कोई ना, जैसे कल अभी से आप डिस्कस कंटेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब कर लो फॉर्मल थ्योरीज, इसीलिए तो मैं एक बार रिवीजन करवा रही हूँ तुम्हारी। चलो एक तो ये क्वेश्चन रह गया आपका थ्योरीज ऑफ टीचिंग वाला, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव थ्योरी। उसके बाद सेकंड यूनिट पे अगर ये करवाऊंगी, अभी क्लास में करवा दूंगी। अभी मॉडल में ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल था, मैथ्री लर्निंग मॉडल था, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल था, और ग्लेशियर का बेसिक टीचिंग मॉडल, ये सारे आते हैं मॉडल। मैम कंसेप्ट में तो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवाना था, मैथ्री में बच्चे को बिल्कुल उस सब्जेक्ट में परफेक्ट बनाना होता है। इंक्वायरी ट्रेनिंग में बच्चे पूछताछ करके एक दूसरे से फिर अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और ग्लेशियर का बेसिक टीचिंग मॉडल ये मेरे को याद नहीं, ये बता दो। बेसिक टीचिंग मॉडल में ये था कि जब बच्चे को आप कुछ सिखा रहे हो तो उसको मतलब उस विषय से रिलेटेड, मतलब जो बेसिक से स्टार्ट कराना है। जैसे कि मतलब उदाहरण देके भी बता सकते हैं ना इसमें, हाँ हाँ उदाहरण बताओ से आप किसी विषय को समझा रहे हो तो उससे रिलेटेड उसको एग्जाम्पल दो, उसका नाम बताओ, उसके गुण बताओ, अच्छे मतलब गुण अवगुण बताओ, उसके नियम मतलब वो वैल्यूज बताओ,
ये सब था ना इसमें। ओके ओके, उसके बाद हमने पढ़ी थी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन वो था ना, वो अनुकरणीय विधि, मतलब वो जो सामने करके मतलब जो प्रैक्टिकली, जैसे आपने एग्जांपल दिया था ना कि आप नहीं, नहीं। assessment करने वाली। आप स्कूल में जाओ, आप टीचर बनने नहीं से मैम, पहले वो जो DIT टीचर जो एयरफोर्स वाले जो होते हैं ना मैम, वो अपना प्रॉपर वॉर प्लेस में नहीं जाते हैं, तो उनको इसी उससे जो ऑटोमेटिक जैसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है, फिर उसमें हाँ इनको जी, सारी चीजें करनी रहती हैं, तो वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है। हाँ जी, जैसे ट्रेनिंग पे आपको टीचर बनने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है ना बीएड में, वो सिमुलेशन का एग्जांपल है। ये मैम वो कह सकते हैं कि वो किसी भी जगह पर वास्तविकता में जाने से पहले उसके लिए हाँ जी, कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है, उस वैसा हाँ ही जी। बिल्कुल। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी पता है, नए नए आइडियाज आना, लेक्चर नहीं, नहीं। में पढ़ाई मैम नए नए आइडिया का डेवलपमेंट करना ना ब्रेन स्टॉर्मिंग में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। लेक्चर में अभी दे ही रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन में बस। कुछ दिखा के पढ़ाना, टीम टीचिंग में एक ग्रुप के अंदर दबाना, होगी यूनिट भी कंप्लीट। उसके बाद यूनिट थर्ड में आपने लर्निंग का पढ़ाना, लर्निंग का सारा का सारा आपका सीडीपी वाले में भी मिल रहा था, तो जो टॉपिक एक जैसे उनको वहीं पे कर लो। लर्निंग क्या होती है, क्या इम्पोर्टेंस है, आदमी क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ। उसके बाद हमने ई लर्निंग, एम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में पढ़ा। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या था भाई, ये भूल गई मैं। ये मेरे को भी नहीं बच्चा पता। करके सीखता है मैम, मतलब पढ़ाई के साथ बच्चा साथ करके खेलकूद में भी सीखता है। ध्यान देता पढ़ाई है। के साथ ये कॉलेज वाला में टॉपिक। यस मैम, स्पोर्ट्स भी उतना इक्वली इम्पोर्टेंट है जितनी पढ़ाई है। यस मैम। मैम बच्चे को प्रैक्टिकली चीजें सिखाना। बच्चा ज्ञान का निर्माण करके सीखता है, मतलब सिर्फ वो लिसनर नहीं है, पैसिव लिसनर नहीं है, और वो इन्वॉल्व भी होता है हर चीज में। मैम इसमें ये भी पता, इसमें ये कहा गया था कि बच्चे के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें ये बताया गया था कि बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ये बताया था आपने इसमें। मतलब यूं है कि पेपर में तुम ना भी पढ़ के जाओ तो क्लियर हो जाओगे, है ना, पास हो जाओगे। पता नहीं मैं नहीं पर तुम्हें देखो टॉपिक के बारे में मीनिंग तो क्लियर है ना, तो बना के लिख सकते हो तुम, और बाकी अब एक बार पढ़ोगे जब तैयारी करोगे तो और इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। लर्निंग स्टाइल कौन कौन से थे भाई, कौन कौन से लर्निंग स्टाइल करे थे हमने? ये थे ना मैम वो ऑडियो विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। काइनेस्टिक, और क्या था पता नहीं। हाँ आ गया सब, आ गया वर्बल था, विजुअल था, लॉजिकल था, सोशल स्टाइल था, सेल्फ रिलेशनल और एनालिटिकल स्टाइल भी था। उसके बाद फ्रेंडली एनालिसिस था। ये इसमें क्या था हमारा फ्लेंडर वाले में? फ्लेंडर में ये था ना, क्या था पता नहीं, मैं सोचती हूँ वाला अभी तो याद था। इंटरेक्शन वर्ड में जाओ, इंटरेक्शन वर्ड पे क्लासरूम में टीचर का और स्टूडेंट का क्या होता है? इंटरेक्शन, हाँ। इंटरेक्शन होता है, राइट वाइज कॉन्टेक्ट होता है ना। तो उसने कुछ 10 एक्टिविटी की जो उसने क्लासरूम में खड़े होकर नोट की अपने बच्चों, 10 साल तक उसने इसके ऊपर रिसर्च की। आ गया कुछ दिमाग में? यस मैम मैम, मुझे कैलेंडर वाला टॉपिक समझना था फिर से। थोड़ा पता है। इसका जो मैम 10 कैटेगरी सिस्टम था ना, और जो इसने मैट्रिक्स बनाया था वो मुझे समझना है, एक बार आप समझा दो। मैम ने बोला था ऐसे ही 10 तक लिख के आ जाना। हाँ हाँ, अरे मैम जैसे कि इसकी डेफिनेशन तो क्लियर है कि मतलब ऑब्जर्वेशन की जाती है क्लासरूम के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं और टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है। 10 की रो बना लो, 10 ही बोलो। मैम मैम एक तरफ से पता है, मैम एक तरफ से सीसी जो पैटर्न जो आपने अभी बताया ना, जस्ट उसी को वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आप 10 पॉइंट में जो हम कंसीडर करते हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, और उसको क्या करते हैं हम, जब ग्रेडिंग करते हैं, जब सर्टिफिकेट आती है तो उसमें हम एक एक सेगमेंट को टच करते हैं, और वो हर सेगमेंट को हम बताने की कोशिश करते हैं किसमें आपकी रेगुलर ग्रोथ हुई है। तो सीसी एक तरीके से फ्लेंडर की नियम हो गई मैम। पिछले बार तुमने बोला मैम, पिछले बार इसने बोला था कि कौन सा टीचर आया है, कौन सा सब्जेक्ट हुआ, इसका हमेशा एग्जाम्पल चेंज ही होते रहता है। एग्जाम्पल चेंज नहीं हुआ मेरा यहाँ पे मैम, एग्जाम्पल चेंज मैम मैं एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ, जो भी अभी पूछी थी ना वो, तो एग्जाम्पल चेंज नहीं होता, एग्जाम्पल क्या करता है ना, वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। हाँ तो सेम एग्जाम्पल होना चाहिए, वो डिफरेंट था, ये अब तुम डिफरेंट वो कर रहे हो, अब ये तो एक तरह से ब्रेन वॉश करना हुआ।
देखो मैंने नहीं आपको सुनिए बोलने का सुनिए मौका सुनिए दिया तो सुनिए इसको भी बराबर नहीं का सुनिए बोलो। नहीं, जब हम किसी स्पेशल मैम जब स्पेसिफिक टॉपिक पे लिखते हैं तो स्पेसिफिक देना होता है एग्जांपल, जिससे कि थ्योरी को और नियम को दोनों को हम जस्टिफाई कर सके। लेकिन इन्होंने जो पूछा ना, तो मैंने उन्हें ये बताने की कोशिश की कि इसको इंटरलिंक करके आप चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे कि एक तरह से कंस्ट्रक्टिज्म क्या है, तो एक तरह से वही है जिसमें हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को कंबाइन करके देखते हैं ओवरऑल। तो ये भी एक तरह से फिर टीचिंग में आइए तो वहां पे जो हम देखे थे कि सिंटैक्स जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, वो भी यही बताने की कोशिश कर रहा है। मेन क्या है ना मैम कि शब्द अलग अलग है, पर देखिए तो ईमानदारी से कहना वही चाह रहा है। देखो स्प्लेंडर वाला हो जाएगा 10 लाइनें ऐसे खींचनी है, 10 लाइनें वैसे खींचनी है, बिल्कुल ही सी है मैट्रिक्स। उसके बाद किया था आपने यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, वो भी आता आपको। फिर 4th यूनिट आपकी इवैल्यूएशन की थी। इवैल्यूएशन में ये देखना है कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है कैसी नहीं है। उसमें आपने फिर रिटर्न का आपको पता है, आप लिख के देते हो, ओरल आप सुनाते हो। ऑब्जर्वेशन में मैं वैसे देखती हूँ क्लासरूम में तुम्हारा कैसा बिहेवियर है, क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद आज आपने फिर टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक पढ़ा। ग्रेडिंग आज ही पढ़ा है आपने, और सीसी आज ही पढ़ा है। अब आ जाओ वापस, एक बच्चे की प्रॉब्लम थी थ्योरीज ऑफ टीचिंग के ऊपर। मेरी मैम। हाँ, थ्योरीज ऑफ टीचिंग हो जाओ बेटा शुरू, जिसको आती है। पहले तो मैं ये ढूंढी है मैम कहाँ वो पे। जो मैट्रिक्स है वो बस हमें टेबल बना के छोड़ देना है, उसके अंदर जैसे वो फिल करा हुआ है वो क्या चीजें फिल हुई है मुझे नहीं समझ आ रहा, वो बता दो आप। रुक जाओ बेटा, दोनों की प्रॉब्लम है। जैसे आप मैम मैं बताता हूँ, जैसे आप डेली रूटीन में जो भी खाते पीते हो, जो भी पढ़ाई करते हो, जो भी आप ड्रेसिंग करते हो, तो एक तरह से आप ये समझो कि आपका जो ड्रेसिंग है, हो सकता है किसी दिन रेगुलर हो, किसी दिन हो सकता है आपका ड्रेसिंग बदल जाए, हो सकता है फूड हैबिट जो आपका रेगुलर है वो चेंज हो जाए। तो वो मतलब एक तरह से आपका जो डेली रूटीन है ना, उसको जज किया जा रहा है। उसमें आपको ये देखना है कि रेगुलर कौन सा ज्यादा हो रहा है, इरेगुलर कम कौन हो रहा है, इसी को आप सेगमेंट में दिखा दीजिए। अच्छा, तो ये ना बुक में पूरा डिटेल एक्सप्लेन नहीं है, खाली हेडिंग दी है कि फ्लैंडर्स 10 कैटेगरी सिस्टम, लेकिन वो सिस्टम क्या है वो वो चीज नहीं सिस्टम है। में उन्होंने ये बताया था कि 3 सेकेंड के अंदर है ना वेरिएशन आता है बच्चे के थॉट प्रोसेस में, और वो 3 सेकेंड को उन्होंने 1 मिनट के अंदर बांट दिया था। तो वो ये कहना चाहते हैं कि बच्चे जो है ना, हर 3 सेकेंड के बाद या 5 सेकेंड के बाद उनके अंदर एक चेंजिंग देखने को मिलता है, वो ऑब्जर्व कर रहे थे उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर। हाँ जी, देखो बच्चे के मूड स्विंग्स होते हैं ना क्लासरूम में, उसी के ऊपर सारी थ्योरी है ये, कि बच्चा हर 5 मिनट में बदलता रहता है। कभी क्लास में वो अच्छे से बात कर रहा है, कभी उसी के अपने फ्रेंड से ही झगड़ा हो जाता है। 10 मिनट बाद आप देख रहे हो तो बच्चा उसी के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो ये जैसे मैम नॉर्मली कल का मैच ले लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, कभी लग रहा था कि रन नहीं बन रहा है, कभी लग रहा है रन बनना आसान है, कभी विकेट गिर जा रही है। तो एक तरह से माइंडसेट जो कंटिन्यूस जो बदलती है उसको ऑब्जर्व करके दिखाया जाता है। दैट्स इट। ये तो मैम फिर आपने ये भी कहा था ना, किसी को कुछ ना भी समझ में आए तो बस इतना ही लिख दो, इधर 10 तक काउंटिंग लिख दो, उधर 10 तक काउंटिंग लिख दो, हाँ, अंदर उसमें बेशक मत ही लिखो। और ये जो जरूरी नहीं इसमें देखना नहीं करना। भाई हो सकता है आपने आज क्लास में 4 नंबर वाली एक्टिविटी की हो, या फिर हो सकता है मैथ्स में आपने सेकंड पीरियड में आपने मान लो ये वाली सी वाली बिहेवियर में आ गए, थर्ड वाली पीरियड में आपने सेकंड वाली एक्टिविटी आपने बिहेवियर में आ गए। तो ऐसे करके देखो यहाँ टोटल होता है, टोटल यानी आपने फर्स्ट पीरियड में कितने कौन सी एक्टिविटी की, एक ही की है। मैम आपका आवाज यहाँ नहीं आ रहा क्लियर। ये वाला किया। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये फिल करना, तो आप बस जस्ट कैटेगरी सेगमेंट यहाँ पर लिखो, एंटर यहाँ पर लिखो, नीचे टोटल लिखो, बस इतना करके आ जाएगा। ठीक है मैम, और एक ना आईसीटी में डाउट था, जैसे आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो हमें सिर्फ इसी क्वेश्चन तक करके छोड़ देना है या इसके आगे जैसे क्वेश्चंस है कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशन, फिर इनपुट नहीं, आउटपुट। कंप्यूटर वाला नहीं है, जस्ट आईसीटी वाला टॉपिक है आपके में। ठीक है मैम, पर मुझे लगा जैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो कहीं इससे रिलेट करके वो आउटपुट डिवाइसेस ये सब ना पूछ लें एग्जाम में। ना ना ना, बस आईसीटी का ही, और ये क्वेश्चन तो आया हुआ है तुम्हारा, लास्ट ईयर ही आया है आईसीटी का ये।
4 नंबर में यूज ऑफ आईसीटी, ठीक है खाली मैम। यूज पूछा आपको, कहाँ कहाँ उपयोग होती है आपकी ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ओके मैम। अब यहाँ तक अब ज्योति के टॉपिक पे आ जाओ, थ्योरीज पे आ जाओ। कोई मेरी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे बता दो फॉर्मल थ्योरी क्या होती है। मैम फॉर्मल का सीधा सा आप ये समझिए कि जो इंस्ट्रक्शन, जो भी नियम पहले से ऑलरेडी बना के दिया गया है हमारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू या हमारे किसी भी मतलब फिलोसफर के थ्रू, उसके अंदर विदिन द रूल्स एंड रेगुलेशन वी जस्ट फॉलो व्हाट एवर द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड थ्योरीज, जस्ट फॉलो स्टेप बाय स्टेप एंड मेंटेन द क्या बोलते हैं डेकोरम एंड द रूल्स, दैट्स इट। मेरे हिसाब से मैम इसके अंदर फिर हम चाहे तो अलग अलग शब्दों से इसको हम बयां कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा फॉर्मल थ्योरी थी ना जो हमारी औपचारिक, जैसे इन्होंने बताया फॉर्मल वे में जो भी कोई टीचिंग कर रहे हैं, इसमें इसने हमारे 4 पार्ट में डिवाइड किया। म्यूटिक थ्योरी जो सुकरात ने दी थी, उन्होंने बोला था कि भाई जो हमारी आत्मा है ना उसके अंदर तो पहले से ही बहुत ज्ञान है, क्योंकि वो भी पिछला जन्म कंप्लीट करके आए, तो उस जन्म का ज्ञान सिर्फ हमें उसको क्या कराना है, रिकॉल कराना है। ये म्यूटिक में बताया उसने। कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग कि हम अपने कम्युनिकेट करके एक दूसरे को अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैं बता रही हूँ, मैंने तुम्हारी क्लास में मौका दिया, कभी राम बोल रहा है, कभी शिखा बोल रही है, कभी रोशन बोल रहा है, कभी ज्योति बोल रही है, कभी कैक्षा बोल रही है, सभी अपने क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके। उसके बाद है तो कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग में हम कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी टीचिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सिर्फ जस्ट मीनिंग क्लियर करवा रही हूँ ज्योति। मॉडलिंग थ्योरी, इसमें क्या है भाई, मैम मोल्डिंग में तो हम ना शेप मॉडल कर में देते हैं, जो टीचर अपने अकॉर्डिंग बच्चे को जो चीज समझाता है बच्चा वो समझता है। लर्नर को उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है पढ़ने के बाद वो होता है इसमें मॉडलिंग में। हाँ मैम, बिहेवियर चेंज थ्रू टीचिंग जो होता है। जी मैम। आता तो है, तो मैं सबको सब कुछ आता है। मैम आपने अच्छे से मैम आपने इतने अच्छे से पढ़ाया इसलिए आता है। चलो पॉइंट तो क्लियर है कम से कम। उसके बाद है म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी, पारस्परिक पूछताछ, जिसका मतलब है पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत। आप पूछ इसमें रहे हो ना एक क्वेश्चनर दूसरे से। दिया जाता है। क्या इसमें बोल रहे थे क्वेश्चनर लक्ष्मी? मैम क्वेश्चनर दिया जाता है। हाँ, इसमें ये कि आप कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहे हो तो बच्चा उसका आंसर कर रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, जी पूछताछ जी वाला, क्वेश्चन आंसरिंग वाला। ठीक। और ये ना ऐसे थ्योरी की तरह बड़ी बड़ी नहीं दे रखी है, जस्ट थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रखा है इनके बारे में, यस नाम मैम, रखा है इनका। 2-4 आगे लाइनों में ही लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्टिव में थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, बच्चा वैसे करना है वैसे करना है। और एक आपका पर्सपेक्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, बच्चे का क्या नजरिया है किसी टॉपिक को लेकर, ये वाला। नॉर्मेटिव थ्योरी में आप कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग करते हो, संज्ञान से रिलेटेड। और दूसरी थी आपको, ये तो तुम्हारी ना पहले उसमें भी आ रखी है, कॉग्निटिव थ्योरी, उसी से थोड़ा सा कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, फिर थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, यानी कि ये भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग और जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। कॉग्निटिव थ्योरी में क्या हमारे माइंड से रिलेटेड बताया है, संज्ञान से रिलेटेड इसमें चीजें बताई हैं। और टीचर बिहेवियर में, टीचर का बिहेवियर में कुछ बताए थे आपका, क्लास का वेरिएबल, स्टूडेंट वेरिएबल और टीचर वेरिएबल, उनका मल्टीपल क्या होता है आपका टीचर बिहेवियर में आ जाता है। टीचर का कैसा बिहेवियर है, पॉजिटिव है अपनी क्लास को लेकर या नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद इसने हमारा और क्या बताया है, साइकोलॉजिकल थ्योरी में इसने बताया हमारा रिलेशन टीचर एंड पीपल के बीच में, शॉर्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप रिलेशन सर्टेन एक्टिविटी परफॉर्म, कि टीचर कैसा बिहेव क्या कर रहा है, कैसा रिलेशन है बच्चों के साथ। अगर एक तो क्या होता है, एक बच्चे होते हैं बहुत फ्रेंड अपने टीचर के साथ, बहुत अच्छे से अच्छा रिलेशन है। कई बच्चे होते हैं डरते हैं अपने टीचर से, ठीक है, तो वो रिलेशन वाली स्ट्रेटेजीज इसमें दिखाई गई है। और किस प्रकार अपने एक्सपीरियंस और इनसाइट से टीचर क्या करता है, अपनी टीचिंग को और बेटर वे बनाता है। जर्नल थ्योरी क्या थी हमारी, इसमें सामान्य सिद्धांत, भैया का तुम भी बता दो, मेरे सारे याद हो गई ना, देख के ही तो पढ़ा था मैंने, बताओ तुम। बताओ, बोलो भाई। क्या जर्नल पूछे मैम, क्या था? पूछे क्या है?
जनरल हाँ थ्योरी में ये बोला था कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज प्रोड्यूस कर देता है। बस मैम यही था छात्र के इसके अंदर। बिहेवियर में चेंज लाने के लिए टीचिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। टीचिंग एक्टिविटी डिफरेंट होती है हर टीचिंग लेवल पे। और our teaching should be designed by keeping objective of teaching, standard task and programmed learning. मैम अल्टीमेट इसका टीचिंग ऑब्जेक्टिव है ना। मैम जो में टीचिंग का सिंपल वो होता है टीचिंग का जो टीचिंग होता है उसी को ही मतलब सिंपल के तरीके से वो बोल सकते हैं इसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को ही बोल सकते हैं कि मैम या ये तो टीचर के एंटर होने से टीचर के जाने के बाद तक जो लर्निंग होती है वो जनरल टीचिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग में आता है। हाँ जी। अब क्लियर हुआ तो कुछ पढ़ के क्लियर हो जाएगा बेटे। यस मैम, जब खुद से पढ़ूंगी तब थोड़ा मैम होगा। सवाल क्या था वैसे? सवाल तो कुछ नहीं था बेटा, ये बोल रही थी मुझे ये थ्योरी इसमें उस टाइम क्लास में नहीं थी, इसलिए बोल रही थी कि एक बार फिर से बता दो मैम थोड़ा सा नहीं, ओवर। सवाल क्या था मैम? कौन सा सवाल है? मतलब जिस ये पे ये सवाल लोग चल जवाब रहा कि है दिए। जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या है। अच्छा अच्छा। अब भाई मैं तो बैठ हो गई हूँ, मुझे तो सुनाई नहीं देगा। अब मुझे बताओ, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? एक बार पढ़ोगे अच्छे से हो जाएगी आपकी बुक। यस मैम। ठीक है। मैम एक बार ये बता दीजिए ना डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, ये मेरे को नहीं समझ में आया था। कौन सी? ये डिस्क्रिप्टिव जो अभी बताया था ना उससे पहले, सेकंड वाला डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। इसमें तो शब्द में ही आंसर छुपा हुआ है, ध्यान से सुनिए। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि जस्ट एनालाइज कीजिए, मतलब हर एक सेगमेंट को खोल खोल के समझना। नहीं सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं, टीचर्स को बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करनी है बल्कि उसको अपने वर्ड्स में भी समझाना है सो दैट बच्चे रिलेट कर पाए। शब्द में ही आंसर छुपा हुआ है मैडम। हाँ ये जिसमें तो देखो हर एक क्वेश्चन में है रोशन, हर एक क्वेश्चन में अगर हमें उसका मीनिंग पता ना वर्ड का तो उसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है, उसके ऊपर पूरा एलोब्रेट करके लिख सकते हैं हम लोग। नहीं मैम इस बुक में पता नहीं क्या क्या दे दिया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। अरे ज्यादा कंफ्यूजन तो ऐसा होता है तुम्हारा, कुछ वर्ड इतने डिटेल हिंदी में दे रखे हैं ना उनका मीनिंग ही नहीं पता लगता। हाँ मैम पता नहीं शिक्षा मेन पॉइंट है ना, इंग्लिश में कर लो उसको, इंग्लिश में इजी वर्ड है। मैम मेरे को जो समझ में नहीं अरे आता मैं गूगल कर लेती हूँ। नहीं, नॉर्मली मैं बताता हूँ। जैसे आपने मेनू में देखा कि आलू मटर का सब्जी, वो क्या हो गया एक तरीके से ओनली लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसको खाते हो तो आप बता सकते हो कि इसमें तीखा है, मीठा है, खट्टा है, मटर है, आलू है, भिंडी है, जो भी है, तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। आ गया ना, अब समझ में हो गया क्लियर? मैम ये किताब में 2 सिलेबस दे के रखा है ना। अब बेटा एक तेरे तो को हो 2 गया सिलेबस कुरुक्षेत्र का क्या करना यूनिवर्सिटी। है रे? तेरे को तो सिर्फ एमडीयू का सिलेबस देखना है भाई। हाँ मैम उसी को मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ना कि कौन सा वाला को हाँ पढ़ना ना है। ना, ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है तो कुरुक्षेत्र वाले सिलेबस को फाड़ दे। ठीक है मैम। बस अपना एमडीयू का सिलेबस देख बेटा, और उसी के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है उनको पढ़ लेना, ठीक है? अब आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्ट में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, और कल मैं आपका जो मैम इनका सवाल वैसा ही है, इनका सवाल वैसे ही है कि शिवानी सिंह या शिवा